हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेखांकन अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। देखिए, लेखांकन से सामान्यतः प्रत्येक व्यापारिक संस्थान यह जानना चाहता है कि वर्ष भर के क्रियाकलापों के पश्चात उसके व्यापार के क्या परिणाम रहे हैं, अर्थात लाभ हुआ या फिर हानि हुई है। इस प्रकार से उसके संपत्तियों एवं दायित्वों की क्या स्थिति रही है, अर्थात किन किन पक्षों से कितनी रकम देनी है, ठीक है, और उसकी कार्यशील पूंजी कितनी है तथा व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है आदि। इन सब बातों के कारण लेखांकन को प्राय व्यवसाय की भाषा मानी जाती है, ठीक है, माना जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, लेखा शास्त्र का क्षेत्र वही खाता के क्षेत्र से अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण है। तो जो लेखा शास्त्र का जो क्षेत्र है वो वही खाता के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। लेखा शास्त्र का संबंध वही खाता से प्राप्त सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन से अधिक है। वास्तव में यह ठीक ही कहा गया है कि जहाँ वही खाता समाप्त होता है वहीं लेखा शास्त्र क्या होता है, लेखा शास्त्र आरंभ हो जाता है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार आर्थिक सूचनाओं के पहचान, मापन तथा संप्रेषण की प्रक्रिया जिससे सूचना प्रयोग करने वालों के द्वारा संसूचित न्याय तथा निर्णय लिया जा सके, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार लेखांकन सौदे और घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव को प्रभावपूर्ण ढंग से मुद्राक रूप में लिखने, वर्गीकरण करने, सारांश करने और उनके परिणामों के निर्वचन करने की कला। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, लेखांकन का उपयोग केवल व्यावसायिक संस्था के स्वामी ही नहीं करते, उनका उपयोग निम्नलिखित व्यक्ति या संस्थाएं भी कर सकते, जैसे कि स्वामी। तो देखिए, चूंकि स्वामी की पूंजी संस्था में लगी रहती है, अतः वे यह जानना चाहते हैं कि उन्हें पूंजी पर कितना लाभ हुआ है, ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रबंधक। प्रबंधक के लिए सही लेखांकन तथा उसका विश्लेषण अत्यंत उपयोगी है। नियोजन तथा नियंत्रण के लिए तथा यह निर्णय लेने के लिए उन्हें लेखांकन संबंधी सूचनाओं का सहारा लेना पड़ता है। वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए भी सूचनाओं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। तो भविष्य विनियोक्ता, इस जो देखिए, जो भी व्यक्ति व्यावसायिक संस्था में अपनी पूंजी लगाना चाहता है तो वह जानना चाहते हैं कि उस संस्था की लाभ उत्पादकता तथा वित्तीय स्थिति क्या रही है, ये सब। आगे देखेंगे, लेनदार। लेनदार देखिए, लेनदार वे व्यक्ति या संस्था होती है जिन्होंने संस्था को उधार माल तथा सेवा बेचा हो, तो वो भी जानना चाहता है क्या स्थिति रही है, ये सब, ठीक है। अब देखेंगे, ऋणदाता। जो संस्था को ऋण देता है वह लेखांकन के माध्यम से जानना चाहता है उसे निश्चित समय पर ब्याज मिलेगा और मूलधन भी वापस मिल जाएगा, यानी ये सब। कर्मचारी देखिए, एम्प्लॉयज़, इन्हें यह देखना होता है कि जो बोनस तथा लाभ, सहभागिता आदि की योजना है उनके आधार पर उन्हें उचित धनराशि प्राप्त होगी या नहीं, ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे, सरकार। देखिए, सरकार के लेखांकन में रुचि अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से कर से संबंधित के आधार पर होती है। अनेक परिस्थितियों में सरकार व्यावसायिक संस्थानों के लेखांकन की जाँच कराती है, ठीक है। नागरिक देखिए, करदाता के रूप में नागरिक की रुचि सभी सरकारी संस्थानों के लेखा में हो सकती है। उन सभी व्यावसायिक संस्थानों जिनसे वह लेन देन करता लेखा में भी उनकी रुचि हो सकती है नागरिक की, ठीक है, ये सब है। आगे देखेंगे, लेखांकन की शाखाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की शाखाएं। तो सबसे पहले वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन। तो कितना टोटल हो गया, 3 है, ठीक है, 3। अब देखिए, वित्तीय लेखांकन। लेखांकन का यह आरंभिक स्वरूप है और आज भी यह प्रचलित है और उपयोगी है। इसका संबंध मुख्यतः वित्तीय विवरणों के तैयार करने में है। देखिए, व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार करने तथा उसका विश्लेषण आदि वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र में आता है दोस्तों। प्रबंधकीय लेखांकन में देखिए, जो प्रबंधकों को उनके कार्यों को सही ढंग से उत्पादन करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मतलब संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबंधकों की सहायता के लिए लेखांकन की विधियों, पद्धतियों तथा समस्त तकनीकों को सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रबंधकों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक होता है, ठीक है। लेखांकन प्रविधियों की एक विधिवत प्रक्रिया, विवेचना और प्रबंध व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है। वास्तव में प्रबंधकीय लेखांकन का ढांचा वित्तीय लेखांकन तथा लागत लेखांकन पर आधारित होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, एक बार इसको और पढ़ देते हैं हम। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन के अनुसार प्रबंधकीय लेखांकन व्यावसायिक सूचना का इस प्रकार से प्रयोग है जिससे प्रबंधक को उपक्रम के कार्य संचालन के नियोजन, नियंत्रण व नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सके, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग लागत लेखांकन। लागत लेखांकन देखिए, आरंभ में लागत लेखांकन का तात्पर्य केवल वस्तु या सेवा की लागत निर्धारण करना था, परंतु अब इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया। विज्ञ के अनुसार लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण की व्यवस्था जिसके द्वारा उत्पादन की किसी इकाई विशेष की लागत उचित शुद्धता ज्ञात की जा सके, ठीक है। एक कोई प्रोडक्ट है उसको उचित तरीके से हम प्राप्त कर सके, इस प्रकार से कुछ बातें कहेंगे तो हम और समझेंगे, जैसे कि आपकी चीज़ें याद रह जाएँ, ठीक है। लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण की व्यवस्था है जिसके द्वारा उत्पादन की किसी
इकाई विशेष की लागत उचित शुद्धता से ज्ञात की जा सके। ठीक है, साथ ही ये भी सही सूचित किया जा सकता है कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार गठित की गई, कैसे गठित की गई, इस प्रोडक्ट का ऐसा प्राइस कैसे और किन आधारों पर किया गया, ये सब। ठीक है, लागत लेखांकन से आशय है कि व्ययों के वर्गीकरण आलेखन उचित अनुभाजन से है। ठीक है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, लागत लेखांकन हम निम्नलिखित प्रमुख विधियों में प्रयोग लाते हैं। देखिए, इकाई लागत लेखांकन, उपकार्य लागत लेखांकन, प्रक्रिया लागत लेखांकन, परिचालन लागत लेखांकन, बहुसंख्यक या मिश्रित लागत लेखांकन, समूह लागत लेखांकन, ये सब। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब देखेंगे। देखिए, लेखांकन का सामान्य उद्देश्य लेन देन का लेखा करना तथा उनके वित्तीय परिणाम को ज्ञात करना। उसके मुख्य उद्देश्य निम्न है। अभिलेखन। ठीक है, अभिलेखन क्या? देखिए, इसका उद्देश्य सभी वित्तीय लेन देनों का पुस्तकों में क्रमबद्ध ढंग से लेखा करना। ठीक है, इसको हम अभिलेखन कहेंगे। इसे याद रखना, क्योंकि मनुष्य सभी तथ्यों को याद नहीं रख सकता। उसे लिखकर रखने में सुविधा होती है और लेखांकन इस दिशा में उचित सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, सूचना देना तथा संपत्तियों की सुरक्षा। लेखांकन सभी संबंधित व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना प्रदान करता है और इन सूचनाओं के आधार पर उन्हें ज्ञात हो पाता है कि उनके द्वारा प्रदत्त पूंजी सुरक्षित है या नहीं, संस्था के पास जो भी संसाधन और संपत्ति है उनका समुचित प्रयोग किया जा रहा अथवा नहीं है सब। ठीक है, कार्य संचालन का परिणाम बताना। देखिए, लेखांकन द्वारा संस्था द्वारा अर्जित लाभ या हानि की सूचना प्राप्त होती है, जो लाभ हानि खाता के माध्यम से मिलती है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, चिट्ठे के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी देता है। ये सब आप जानते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, लेखांकन का सिद्धांत। भाषा में जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा, इस भाषा को सभी समझ सकें, इसलिए ये आवश्यक है लेखांकन के कुछ सुनिश्चित वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित सामान्य स्वीकृति पर आधारित मानक हों। इन मानकों को ही लेखांकन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इन मानकों को ही लेखांकन का हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखें। वास्तव में ये सिद्धांत ही लेखांकन के लिए सही दिशा निर्देश देते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार यहाँ पर देखिए, सिद्धांत का तात्पर्य सामान्य कानून अथवा नियमों से जो कि कार्य को निर्देशित करने तथा आचरण या व्यवहार का आधार बनते हैं, ये सब। आगे देखें। लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है और इन सिद्धांतों को स्वरूप देने में कुछ प्रमुख संस्थानों ने अपना योगदान दिया, जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और ठीक है, ये हो गया है नहीं है। आगे देखिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। इन सिद्धांतों की प्रकृति भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या अन्य प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न है, ये सब। तो देखिए, R.N. एंथोनी का विचार। R.N. एंथोनी की लेखांकन सिद्धांत तभी सामान्य स्वीकृति प्राप्त करते हैं जब वे 3 मापदंडों को पूरा करें। 3 मापदंड कौन कौन से? संबंधितता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहार्यता। तो ठीक है, इन तीनों बात को आप अच्छे से याद रखना। R.A. एंथोनी का विचार है कि लेखांकन के सिद्धांत सभी सामान्य स्वीकृति प्राप्त करें जब वे 3 मापदंडों को पूरा करें। तो वो 3 मापदंड ये हैं: संबंधितता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहार्यता। इन सिद्धांतों को आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, कोई ये मैंने बता दी, बस छोटा छोटा जल्दी से कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग। विश्व भर में लेखांकन प्रक्रिया लेखांकन सिद्धांत पर ही आधारित होती है और ये सिद्धांत ही उसे सामान्य स्वीकृति प्रदान करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर देखेंगे लेखांकन सिद्धांतों की सीमा। देखिए, अधिकांश लेखांकन सिद्धांत ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, जो मुद्रास्फीति या मूल्य परिवर्तन को अनदेखा करते हैं। जो मुद्रास्फीति या मूल्य परिवर्तन को क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। लेखांकन केवल मात्रात्मक जानकारी पर ध्यान देता है और ब्रांड वैल्यू, कर्मचारी संतुष्टि, ग्राहक विश्वास जैसी गुणात्मक बातों की अनदेखी करता है दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखना। कई सिद्धांतों में अनुमान और निर्णय शामिल होते हैं, जैसे मूल्यह्रास विधि का चयन, भंडारण का मूल्यांकन आदि, जिससे परिणाम में भिन्नता आ सकती है। कुछ छोटे व्यवसाय के लिए लेखांकन सिद्धांत बहुत जटिल और अनुपयोगी भी हो सकता है। आगे देखेंगे लेखांकन प्रथाएं। ये सब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रूढ़िवादिता। ये प्रथा ये स्पष्ट करती है कि लेखन करते समय लेखा शास्त्री को रूढ़िवादी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे लेखा करते समय भावी हानि का तो लेखा करना चाहिए, परंतु भावी लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, यही सब है दोस्तों। एक रूपता की प्रथा देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट। यह प्रथा ये बताती है कि लेखांकन संबंधी व्यवहारों में प्रति वर्ष कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस प्रथा के आधार पर यदि हम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में जो भी कम वो नियम के आधार पर करते हैं। ठीक है, ये सब। और पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, ये प्रथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य पर बल देता है कि लेखा संबंधित सभी सूचना पूर्ण उचित होनी चाहिए, यही सब है। ठीक है, लेखा को ईमानदारी के साथ तैयार किया जाना ही चाहिए, यही सब बता रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, महत्वपूर्णता की प्रथा। इस प्रथा के अनुसार लेखांकन करते समय महत्वपूर्ण तत्वों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो बस आप महत्वपूर्ण इससे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इधर हम एक बात लिखी गई है, इसको देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 तथा आयकर अधिनियम 1961 भी रकम को लगभग
लगभग तक लिखने की छूट देता है ये सब। तो ये बात जो है इसको लिख लेना आप, ठीक है। शुद्धता की प्रथा, लेखा शास्त्र को लेखा में दी जाने वाली सूचना को ईमानदारी, शुद्धता, ये शुद्धता हो गई इसमें, तो शुद्धता प्रथा, ठीक है। ऐतिहासिक लेखा प्रथा, लेखा पुस्तकों में इस प्रथा के अनुसार हम सभी विगत व्यवहारों का ही लेखा करते हैं, ना कि भावी व्यवहारों का। यदि कोई, ठीक है, इस प्रकार देखिए, उसी प्रकार स्थायी संपत्तियों को लेखा ऐतिहासिक लागत के आधार पर ही और वर्तमान मूल्य को हम लेखा में नहीं लिखते हैं, उसको हम ऐतिहासिक, अब जो ऐतिहासिक पुराना, ठीक है, वो लिखेंगे, नया नहीं लिखेंगे। बस ऐसा ही कुछ प्रश्न आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको कर लेना, ठीक है। लेखांकन अवधि प्रथा, व्यवहारों का लेखा हम एक निश्चित अवधि के आधार पर ही करते हैं। व्यवहारों को जो लेखा है हम एक निश्चित अवधि के आधार पर करते प्राय लेखा 1 वर्ष, ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च के आधार पर किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार वर्ष के अंत में व्यवहारिक लाभ तथा हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार करना संस्था की स्थिति ज्ञात की जाती है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 6 माह या 3 माह की हो सकती है, और विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। लेखांकन समीकरण, संपूर्ण व्यवसायिक लेन देन के अब लेखन का आधार लेखांकन समीकरण होता है। लेखांकन समीकरण से आशय कि प्रत्येक स्थिति में व्यवसाय की संपत्तियों की रकम उसकी कुल देनदारी या देयताओं के बराबर होती है। कुल देनदारी 2 प्रकार की होती है। कुल जो देनदारी है वो दोस्तों कितने प्रकार की होती है? देनदारी पूछ ले तो 2, देनदारी 2, इस प्रकार से याद करिए। देखिए, सबसे पहले है स्वामी की पूंजी या स्वामी की देयता। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को धन लगाया जाता है, उसे ही स्वामी पूंजी या स्वामी की देयता कहते हैं। इस पूंजी से व्यवसाय द्वारा कुछ संपत्तियां क्रय की जाती हैं, जिससे व्यवसाय का सुचारू रूप से क्या करे, संचालन संभव हो सके, ठीक है। वह देयता या दायित्व, यदि व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी अपर्याप्त होती है तो व्यवसाय अन्य बाहरी पक्षों से ऋण लेता है या व्यवहारिक माल या अन्य कुछ संपत्ति उधार क्रय कर लेता है। इस प्रकार से तो लेखांकन समीकरण को निम्न सूत्र में लिखा जाता है। संपत्तियां कुल बराबर संपत्तियां बराबर कुल देयता, ठीक है। संपत्ति हमारा स्वामी प्लस वह देता है, ये सब, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया आपको, आगे देखेंगे, ठीक है। कुल संपत्तियां बराबर कुल वह देता प्लस पूंजी, ये सब। धारणा, अवधारणा, 10 अवधारणा बताए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही सब है दोस्तों, आगे और बढ़ेंगे हम। आगे देखेंगे वित्तीय विवरण तैयार करना। वित्तीय विवरण के तहत सामान, इसमें व्यापारिक लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा को सम्मिलित किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में तीसरे प्रकार का वित्तीय विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे बचत लाभ विवरण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में जो वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है उसको बचत लाभ विवरण के नाम से जाना जाता है, बचत लाभ विवरण के नाम से, ठीक है। इसके अलावा एक कंपनी में इन विवरणों के पूरक के रूप में कुछ अनुसूचियां भी प्रयुक्त होती है, जैसे स्थायी संपत्तियों की अनुसूची, देनदारों की अनुसूची, लेनदारों की अनुसूची, संचयों की अनुसूची, विक्रय योग्य वस्तुओं की लागत अनुसूची, ये सब दोस्तों, ठीक है। व्यापार खाता देखिए, सकल लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सभी प्रत्यक्ष खर्चों को भी दिखाया जाता है, उसको हम व्यापार खाता कहते हैं।